हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी को जो बताने जा रहा हूँ, यूपी पीसीएस प्री का फॉर्म आ चुका है। आई होप कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, और नहीं देखा है तो देख लीजिए और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। आज मैं इस वीडियो में आपको यूपी पीएससी जो भी प्री के बारे में, यूपी पीसीएस का जो प्री का फॉर्म आया है, इसके बारे में मैं सारी बातें बताऊंगा। कौन कौन से पोस्ट होती हैं, कौन कौन से पद होते हैं और उनका क्या बेसिक पे होता है, किसकी पावर क्या होती है, मैं सभी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ना, जो प्री का यूपी पीसीएस की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एज कितनी होती है, किस किस एज में आप कितनी एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो आप बने रहिए। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि यूपी पीसीएस का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप किन किन पोस्ट पर आपका चयन हो सकता है, तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्म आ चुका है तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रही है, इसलिए मैंने कल का वीडियो डाला नहीं था, और आप भी मेरी आज आवाज़ से समझ सकते हो कि मेरी तबीयत ठीक है, हालांकि उतनी ख़राब नहीं है। और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना बस, है ना। बाकी मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें ही लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, ये देखिए कि प्री का फॉर्म आ चुका है, और 27 जुलाई के पहले पहले आपको ये प्री का फॉर्म भर लेना है, क्योंकि आप जितना देर करोगे आपके लिए ही उतना दिक्कत होगी। तो कोई भी काम हो, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, है ना। तो तुरंत का तुरंत निपटाई दो, भरना है ही तो भर दो। स्टार्ट हो चुके हैं 25 जून से, और आज हो गई है 27 जून। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है 27 जुलाई तक, तो आप 27 जुलाई के पहले पहले इस फॉर्म को भर लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि काम करना ही है तो तत्काल करिए, आज ही भर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक। और फीस पेमेंट की डेट है, लास्ट डेट है 27 जुलाई। जब फॉर्म भरोगे, जब तक करेक्शन कर सकते हो 3 अगस्त तक। और इसकी डेट अभी आई नहीं है, जो एग्ज़ाम जब होना है, हालांकि बता दिया गया है कि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है। इसके जो कैलेंडर आया था पीसीएस का, उसमें बता दिया गया है। तो आप 6 दिसंबर को दिमाग में रख करके तैयारी कीजिए। अभी ठीक ठाक टाइम बचा हुआ है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो इसमें आप लगे रहिए। एडमिट कार्ड तो आपको पता है एग्ज़ाम के पहले ही आता है, और रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बाद आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। जिसकी मिनिमम एज अगर आप 21 साल के हो चुके हैं तो आप इस पे एलिजिबल हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन होना है। हालांकि बहुत से लोग का पता नहीं कि सारी पोस्ट पे आपका ग्रेजुएशन नहीं चलता है। आपको बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिसके लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो सारी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन नहीं है। किन किन पोस्ट के लिए चलेगा वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। 40 साल तक की एज होने तक आप ये यूपी पीसीएस प्री का फॉर्म भर सकते हैं, 40 साल की एज होने तक की, 21 से 40 साल, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी होता है, 40 साल के ऊपर वाले भी कुछ लोग भर सकते हैं जिनको छूट मिली हुई होती है, तो ठीक। चलिए आगे आते हैं। टोटल 500 पोस्ट आई हैं, तो पोस्ट भी ठीक ठाक है, अच्छी पोस्ट है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपको एक सीट चाहिए, आपको 500 आए, 1000 आए, 200 आए, उससे मतलब नहीं है, आपको एक सीट चाहिए, और जी जान से उसके लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, और आप अपने आप को ना सबसे सुपर मानिए। आप ये मानिए कि चाहे 1000 आदमी बैठा हो एक सीट पे, लेकिन उन सबसे बेहतर तैयारी अगर किसी की है तो वो है आपकी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप खुद को लेकर के खुद से कॉम्पिटिशन करिए, ठीक। आपको ये मस्ट है, ये बिल्कुल होना ही चाहिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एनी स्ट्रीम, किसी से भी, आपने साइंस से किया है, आपने बीए किया है, कुछ भी किया हो, आपके बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक। चलिए हम आगे आते हैं। फीस कितनी है? अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 125 रुपये ये फॉर्म के फिल करने पड़ेंगे, 125 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं। अगर आप एससी हैं या एसटी हैं तो आपको 65 रुपये देना होगा, या आप दिव्यांग हैं या हैंडीकैप हैं तो आपको 25 रुपये देना होगा, ठीक है। बाकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, कैश कार्ड के थ्रू या मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप अपना पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिक्तियों की संख्या क्या है? आप रिक्तियां देखिए, बहुत लोग को पता नहीं होता ना कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, भाई कितनी पोस्ट होती है, किस किस के लिए आपका चयन होता है।
तो ये सारी पोस्ट लिखी है, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, इसके बारे में मैं आपको अलग अलग करके एक एक करके बताता हूँ। ये कुल मिला के यहाँ पर 63 पोस्ट लिखी हुई हैं, इसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। चलिए आ जाइए इधर, ठीक है। सबसे पहली पोस्ट लिखी हुई है उप जिला अधिकारी की, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं एसडीएम, ठीक, डिप्टी कलेक्टर। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, 21 साल के हैं, तो आप ये एसडीएम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पे इसका रहता है 56,100 रुपये। बाकी इसमें जितना भी खर्चा होता है, आवासीय खर्चा होता है, आपका आना जाना, आपकी यात्रा का खर्चा होता है, हर चीज़ का खर्चा सरकार मुहैया कराती है। यानी कि आपको पूरा फ्री फंड में जीवन जीना है। सरकारी आवास मिलेगा, सरकारी वाहन मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगी, ठीक, पेंशन वेंशन सब कुछ, बिल्कुल मस्त ज़िंदगी रहती है। तो वो भी इसमें जुड़ जाता है बाद में, ठीक। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसके कार्य क्या होते हैं एसडीएम के? एसडीएम का कार्य होता है कि आपका जो उप जिला है, यानी कि सब डिवीज़न है, उसका प्रशासन चलाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, ठीक, कानून व्यवस्था को मेंटेन करता है। जो भी ज़मीन से जुड़े विवाद हैं, ज़मीन से जुड़े जितने भी झगड़े फसाद होते हैं हमारे उप जिले में, तो उसका निस्तारण करता है, उसका समझौता करवाता है, उसमें बातचीत करता है। कौन करता है? एसडीएम करता है। चुनाव से संबंधित या चुनाव करवाना हो, राजस्व वसूली की निगरानी करना हो, आपदा का प्रबंधन करना हो, कोई आपदा आ जाती है उस इलाके में, तो उसका प्रबंधन भी कौन करेगा? उप जिला अधिकारी है। या जैसे धारा 144 आपने देखा होगा, अक्सर हमारे यहाँ धारा से 144 लगती रहती है। कोई दंगा हो गया, कोई बवाल हो गया, तो उसमें धारा 144 लगा दी जाती है। तो ये सब किसके पावर किसको है? एसडीएम के पास पावर है कि वो कर सकता है। और प्रमोशन का भी देखिए कि आप एसडीएम से शुरू करेंगे, यहाँ से आप एसडीएम से लेकर के ये कमिश्नर तक आप प्रमोट होते 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 वहाँ तक बन सकते हैं, ठीक। तो प्रमोशन भी अच्छा खासा होता है, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। बाकी आपको ऊपरी तो मिलता ही मिलता है, ठीक ठाक। और इसके बारे में बाकी तो आपको पता ही है पावर और कि आपका रुतबा ही अलग होता है ना। तो रुतबे के लिए ये समझ कैसे कुछ भी सोचो भाई, आप ये सोचो आपको करना ही करना है। आप अभी के लिए रुतबा लगा लो या पावर लगा लो या कुछ भी लगाओ, पैसे लगा लो, ये समझो कि आपको करना है। बस आपको ये मोटिवेशन का काम करे, कुछ ऐसा कर जाओ। अगला देखो ये आता है पुलिस उपाधीक्षक, यानी डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डीएसपी भाई, पावर। डीएसपी नाम ही सुनते ही आपके अंदर जो उमंग आ रही है ना, कोई भाई हवलदार और इनसे हम जब भी जाते हैं थाने में जाते हैं तो कांस्टेबल को देख के ही हक्के बक्के गुम हो जाते हैं लोगों के, और आप तो डीएसपी बनने जा रहे हो। तो पावर देखो, बेसिक पे इसका भी है 56,100 रुपये। आपको इसके लिए ग्रेजुएशन होना होगा और कुछ इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको आपको पूरे करने होंगे, ठीक। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके कार्य क्या होते हैं? डीएसपी कार्य क्या होते हैं? थानों की निगरानी करता है, जो हमारे यहाँ थाने बने होते हैं उनकी निगरानी करना, अपराध का नियंत्रण करना। यार ये तो जाहिर सी बात है, पुलिस में हो तो अपराध का नियंत्रण तो आपको करना ही करना है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था, जो हमारे यहाँ वीआईपीज आते हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था का कार्य भी ये डीएसपी करते हैं। दंगा अगर हो गया तो दंगा को कंट्रोल कौन करेगा? ये डीएसपी साहब करेंगे। आप डीएसपी बन जाओगे तो आप ये दंगा हो गया, कोई वीआईपी आ रहा है या कोई भी क्राइम हो रहा है, थानों की निगरानी, ये सब आपको ही करना है, ठीक। अपराधों के विरुद्ध विशेष अभियान, कोई कभी कभी होता है स्पेशल अभियान चलाने लगते हैं डीएसपी साहब, तो ये सब ये डीएसपी करते हैं। प्रमोशन की बात करें तो आप डीएसपी से शुरू होकर एडीजी तक जा सकते हैं। ये देखो यहाँ एडिशनल एसपी बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, डीआईजी बनोगे, आईजी बनोगे, फिर इसके बाद एडीजी के पोस्ट तक जाओगे, यानी कि आपका ठीक ठाक प्रमोशन होता है। बाकी आप समझते ही हो कि आपका अगर ठीक ठाक पहुँच है, अच्छी खासी पहुँच है, लोगों से मिलते हो या पॉलिटिकल लोगों से अच्छी आपकी पैठ है, तो आपके फिर तो क्या है, मौजा ही मौजा है ना। अगला देखो इसमें बनता है, थर्ड है बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी खंड विकास अधिकारी जो हम देखते हैं वो भी यही अधिकारी होते हैं, पीसीएस के थ्रू आते हैं। इसके लिए आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक, बाकी कोई इसमें खास कुछ नहीं मांगा है। बेसिक पे इसका भी 56,100 रुपये है, प्लस इसमें बाकी खर्चे होते हैं जो भी आपको मिलता है, यात्रा खर्चा, रहने का खर्चा, गाड़ी खर्चा, जो भी है सब आपको सरकार अलग से देती है, ठीक। इनके कार्य क्या होते हैं? बीडीओ के, मनरेगा के जो भी कार्य होते हैं हमारे गांव क्षेत्रों में, इसकी निगरानी यही बीडीओ करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी का जितना निगरानी है, जो भी कार्य है
ये बीडीओ करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं, ग्राम पंचायत का विकास या ग्रामीण सड़क का निर्माण, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन या ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की निगरानी, ये सारे कार्य कौन करता है? ये बीडीओ ही करते हैं। ठीक है, अगर आप बीडीओ बनते हो तो आपके पास ये पावर रहेंगी। ठीक, इनका प्रमोशन में बीडीओ से शुरू होकर के ये सीडीओ तक जाते हैं। बीडीओ बनेंगे, फिर डीडीओ बनेंगे, फिर सीडीओ बनेंगे, तो आपका प्रमोशन भी ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा होता है। आपको समझो कि यार वो तो फिर समय ही चेंज हो जाता है भाई, किस्मत ही चेंज हो जाती है, आपको तो सब बातें पता ही है। ठीक है, अगला देखो, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी एआरटीओ का पद है, यानी कि सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आप बनते हो। ठीक, और इसमें ग्रेजुएशन और कुछ इसकी निर्धारित योग्यता भी है। अगर आपको ग्रेजुएशन मस्ट है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन है तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, इसका भी बेसिक पे 56,100 रुपये प्लस बाकी जो भी खर्चे मिलते हैं वो अलग से होता है। इसका कार्य क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, वाहन का पंजीकरण हो गया, ठीक है, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना, रोड टैक्स की वसूली, ओवरलोडिंग की जांच, परमिट जारी करना, ये सारे कार्य किसके हैं? ये सारे कार्य हैं एआरटीओ के, यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के। ठीक, अगर आप एआरटीओ बनते हो तो आपको ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। बाकी आपका पावर रुतबा अलग ही होता है। आप एआरटीओ के पद से शुरू करके आप आगे चलते चलते आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन जाते हो। ठीक, ये प्रमोशन ऐसे होगा, एआरटीओ फिर आरटीओ बनोगे, डिप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनोगे, फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनते हो। बाकी आपकी जो भी श्रद्धा है, जो भी आपका पहुंच है या जो भी है, बाकी तो आप खुद समझदार हो, है ना। तो ये आपका प्रमोशन लेवल रहता है। अगला आ जाते हैं, अगला है असिस्टेंट कमिश्नर। आप अगर इस पीसीएस को पास करते हो तो आप असिस्टेंट कमिश्नर भी बन सकते हो यानी कि कमर्शियल टैक्स सहायक आयुक्त वाणिज्य कर, आप इस पोस्ट पर भी चयनित हो सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको केवल ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। बेसिक पे इसका भी 56,100 रुपये प्लस बाकी के जो भी खर्चे होते हैं, रहना खाना ये सब, घूमना, गाड़ी खर्चा, ये सब सरकार देती है। ठीक है, अलग से देती है। इसका कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य जीएसटी प्रशासन, कर चोरी की जांच, कोई टैक्स चोरी कर रहा है, कोई टैक्स सही से बता नहीं रहा है कि वो कितना कमाता है, कितना जमा करना है, उसको ये जांच करना। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, यानी कि जो भी व्यापारिक उद्योग धंधे हैं इसका आप निरीक्षण कर सकते हो। बड़े करदाताओं की निगरानी, जो भी बड़े टैक्स पेयर्स है उनको निगरानी कि वो सही टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। टैक्स वसूली सुनिश्चित करना, ये देखना कि टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं ये लोग कि नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा कार्य किसका है? ये सारा कार्य आप अगर असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो तो ये सारा कार्य आपका होगा। ठीक, प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर से आप शुरू करोगे और इसके बाद डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर और फाइनली आप कमिश्नर बन जाते हो। ठीक है, तो आपको लोग कहेंगे कमिश्नर साहब आ गए। आप बहुत लोग कह देते हैं ना बात में, कहीं के कमिश्नर हो तुम जो इतना बोल रहे हो, तो बताना कि हाँ भैया हम कमिश्नर ही हो चुके हैं। ठीक, तो अगली पोस्ट क्या है? अगली है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, यानी कि जिला कमांडेंट होम गार्ड। इस पोस्ट पर भी आप चयनित हो सकते हो। इसको आप होम गार्ड मत समझना, ये ऑफिसर का पद है भैया। इसके लिए आपको केवल ग्रेजुएशन होना, अगर ग्रेजुएट ही हैं, 21 साल के हो चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, आप इस पद के लिए आप चयनित हो सकते हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है, बेसिक पे इसका 56,100 रुपये और प्लस बाकी के जो भी खर्चे होते हैं वो अलग से होते हैं। ठीक, जोड़ जाड़ के लाख रुपए पहुंच जाता है आराम से। इसके कार्य क्या होते हैं? होमगार्ड बल का संचालन करना, चुनाव ड्यूटी का प्रबंधन करना, चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जो भी चुनाव ड्यूटी लगती है उसको मैनेजमेंट कौन करता है? उसका मैनेजमेंट भी आप यही जिला कमांडेंट होमगार्ड करते हैं। ठीक है, आपदा राहत कार्य, अगर कोई आपके जिले में आपदा आ गई तो राहत कार्य करने का जो भी दारोमदार है वो इन्हीं के ऊपर होता है। सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हैं। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बनते हो तो आपका प्रमोशन होते होते सीनियर कमांडेंट तक हो जाता है। ठीक, तो ये पोस्ट बहुत ही सब अच्छी पोस्ट है। आपको कोई भी एक जो भी आपको पसंद आए उस पोस्ट पर आप चयनित हो सकते हो। अगला है ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, यानी ट्रेजरी ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर भी इसे बोलते हैं, ट्रेजरी। ठीक है, कोषाधिकारी या लेखाधिकारी। इसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए मतलब आप इस पद के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल योग्य हैं।
इसका भी बेसिक पे 56,100 रुपये प्लस बाकी के खर्चे अलग होते हैं। इन सभी पोस्टों का ऐसे जोड़ जाड़ के सब पैसे फाइनली लाख रुपए तक तो पहुंच ही जाता है आराम से। मुख्य कार्य क्या होता है इनका, कोषाधिकारी का? सरकारी जो कोषागार है इसका संचालन करना, वेतन और पेंशन का भुगतान करना, सरकारी बिलों का भुगतान करना, वित्तीय नियंत्रण यानी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसका ये नियंत्रण करता है। ठीक, सरकारी धन की सुरक्षा करना कि कहीं फालतू का पैसा तो नहीं खर्चा हो रहा है, तो ये सभी कार्य कौन करता है? ये लेखाधिकारी करता है यानी कोषाधिकारी करता है। आप अगर ट्रेजरी ऑफिसर बनते हो तो आपका प्रमोशन होते 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 आप डायरेक्टर ट्रेजरी बन सकते हो फाइनली। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे पद हैं भाई। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए आप पूरे यूट्यूब पे खंगाल लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी इतना अच्छे से, इतना विस्तार से कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, मैं एक एक पद बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, बेसिक पे बता रहा हूँ, कार्य क्या है वो बता रहा हूँ, प्रमोशन तक बता रहा हूँ। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, सब इधर उधर की बात बता रहे हैं, फॉर्म आ गया ये सब बता रहे हैं। मैं आपको एक एक पद बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि यार पता नहीं कितने पद होते हैं। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जरा कितने पद होते हैं पीसीएस में, कौन कौन से पद के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, पता ही नहीं होगा क्योंकि हमने जानने की कोशिश नहीं करी। तो इसलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो में अच्छे से जान लो। ठीक, और जो पोस्ट आपको अच्छे लगे उसमें आप अपना वरीयता को उसको पोस्ट को दो। अगला है केन इंस्पेक्टर या असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त। इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है। आप सामान्य ग्रेजुएट हैं तो आप ये नहीं चलेगा भाई। तो आप अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए यानी कृषि आपका सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसका बेसिक पे थोड़ा सा कम है, 47,600 रुपये प्लस बाकी के खर्चे जो भी होता है वो अलग है। ये है तब आप केन इंस्पेक्टर या असिस्टेंट शुगर कमिश्नर बन सकते हैं। गन्ना निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके कार्य क्या है? गन्ना सर्वेक्षण करना, किसानों का रिकॉर्ड तैयार करना, चीनी मिलों से जो समन्वय बना के रखना, उनसे ठीक ठाक बात करना, गन्ना की आपूर्ति सुनिश्चित करना, गन्ना आपूर्ति व्यवस्था देखना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना। ये सब किसके कार्य हैं? ये सब कार्य है केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर के। ठीक, तो ये भी बहुत अच्छा पद होता है। इसमें प्रमोशन अगर आप केन इंस्पेक्टर बनते हैं तो करते करते आप केन कमिश्नर तक बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको नो नीड टू वरी, ये भी अच्छा पद होता है। ये मत सोचना बेसिक पे तो कम है तो अच्छा नहीं होगा भाई, अच्छा पद होता है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। अगला पद है डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर का यानी जिला गन्ना अधिकारी का। इसके लिए भी आप अगर सामान्य ग्रेजुएट हैं तो नहीं चलेगा भाई। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। वो किससे? अगर आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, कृषि है, ठीक है, तभी आप इस पद के लिए योग्य हैं। इसका बेसिक पे 56,100 रुपये है प्लस बाकी के खर्चे अलग से मिलते हैं। इसका कार्य क्या है? जो जिला है आपका, जिला के गन्ना विभाग का प्रमुख होता है ये डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर। गन्ना खरीद व्यवस्था देखता है, चीनी मिलों की निगरानी करता है, किसानों को जो भुगतान है उनको पेमेंट टाइम से मिल रही कि नहीं मिल रही, इनको कोई परेशानी तो नहीं है, ये सब कौन देखता है? ये सब देखता है डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर। अगर आप बन जाते हैं तो गन्ना विकास योजनाएं भी लागू करता है। ठीक है, प्रमोशन की बात करें तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर बनते हैं तो आपका प्रमोशन होते 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 आप केन कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, और इसको ये ऐसा मत समझिए अरे केन ऑफिसर है तो मैं यार कुछ नहीं, भाई ये सारे अच्छे पद हैं, बहुत अच्छे पद है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है भाई। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कार्य जान लो, इसके बाद आप जब वरीयता करो ना कि कौन सी पोस्ट मेरे लिए अच्छी है कौन से नहीं, या आपको जो भी पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट का कार्य क्या है आप जानो। तो रणभूमि में गए पता ही नहीं है कौन क्या है। अगला है सुपरिटेंडेंट जेल यानी जेल अधीक्षक का पद। इसके लिए अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं प्लस 21 साल के हो चुके हैं तो आप इस पद के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप इस पद में चयनित हो सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक पे 56,100 रुपये है और प्लस बाकी के खर्चे अलग से मिलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? जो जेल प्रशासन है उसका संचालन करता है, कैदियों की सुरक्षा करता है कि कैदियों में मारपीट ना हो जाए, कैदियों में कोई परेशानी ना हो जाए, एक दूसरे का कत्ल ना कर दे, भैया मर्डर वर्डर ना कर दे, इस समय तो बहुत चल रहा है ना, कौन किसको मार दे, बड़ी इनसिक्योरिटी होती है भाई। अब तो अपने घर वालों को ही शंका के उसमें देखना पड़ता है भाई, मैं सेफ तो हूँ ना। खैर, जेल अनुशासन बनाए रखना, ठीक, खैर मैं मजाक कर रहा था।
जेल अनुशासन बनाए रखना, ये किसका काम होता है? ये जेल अधीक्षक का कार्य होता है। अगर आप जेल अधीक्षक बन जाते हैं तो जेल स्टाफ की निगरानी कौन करता है? यही जेल अधीक्षक करते हैं। सुधारात्मक कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक, प्रमोशन भी इनका अच्छा होता है। अगर आप सुपरिटेंडेंट जेल बन जाते हैं, इसके बाद आप डीआईजी प्रिजन्स बनते हैं, इसके बाद आईजी तक जा सकते हो, आईजी प्रिजन्स तक जा सकते हो, तो आपका प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है। और इसकी पेमेंट भी, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। आपके इसमें भी लाख रुपए तक आराम से शुरू हो जाता है, क्योंकि 56,100 रुपये तो इसका, ये देखो, इसका तो बेसिक पे है भाई, है। चलो, अगला है मैनेजर क्रेडिट, स्मॉल इंडस्ट्रीज, प्रबंधक ऋण, लघु उद्योग। इसमें भी अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। इसका भी बेसिक पे 56,100 रुपये है, बाकी आपके खर्चे अलग से मिल जाते हैं। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है? लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। कोई लघु उद्योग है, यानी आपने सुना होगा ना एमएसएमई सेक्टर, ठीक, तो जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको जो भी ऋण चाहिए, यानी कि लोन लेना है, तो वो ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये ऋण प्रस्तावों की जांच, जो भी आया है कि भैया हमें ऋण दे दो, तो उसकी जांच करते हैं कि ये एलिजिबल है कि नहीं है, कि फर्जी बोल रहा है, कि इसका पता लगे। इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, अपने आप को स्मॉल इंडस्ट्री दिखा दी, लघु उद्योग दिखा दिया है, तो उसका भी जांच करते हैं। कौन करता है? यही मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक, उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन करते हैं, उद्यमियों का मार्गदर्शन भी करते हैं कि भाई एक काम करो, ऐसे ऐसे करो, ये करो, उनको मतलब गाइडर के रूप में भी ये कार्य करते हैं। अगर आप ये मैनेजर बनते हैं तो आपका प्रमोशन भी होता है, आगे चल के आप जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज बन जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये चीज़ समझना भी है भाई, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट बार बार ऐसे नहीं बताएगा कोई। अगला है मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण। इसमें भी अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। इसका भी बेसिक पे 56,100 रुपये है, बाकी की चीज़ें अलग से मिलती हैं। खर्चे, वाहन खर्चा, गाड़ी मतलब यात्रा खर्चा, वाहन खर्चा, घर का खर्चा, खाना पीना, सब कुछ। ठीक, तो आपकी ज़िंदगी एकदम रुआब में कटेगी भाई। इसका कार्य क्या है? लघु उद्योग उत्पादों का विपणन करते हैं, बाजार का सर्वेक्षण करते हैं, आर्थिक रिपोर्ट तैयार करना, उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराना। ये कौन करता है? ये सारे कार्य करते हैं मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, इनका प्रमोशन भी अच्छा होता है, मैनेजर से ये जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज तक बनते हैं। ठीक, अगला आ जाओ। अगला है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट नगर आयुक्त, यानी कार्यपालक अधिकारी ग्रेड 1, सहायक नगर आयुक्त। आपने सहायक नगर आयुक्त के बारे में बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में भी। ठीक, इसके लिए भी अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो आप इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसका भी बेसिक पे 56,100 रुपये प्लस बाकी के खर्चे जोड़ जाड़ के आपको मिलता है। इसका कार्य क्या होता है? नगर निगम का प्रशासन देखता है, सफाई व्यवस्था देखता है, अतिक्रमण हटाने का कार्य यही करते हैं। ठीक है, नगर विकास की जो परियोजनाएं हैं उसका भी ये काम करते हैं, उसका क्रियान्वयन भी कराते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर चलानी है। नगर निगम के कर्मचारियों की निगरानी भी यही करते हैं। कौन करता है? यही सहायक नगर आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी ग्रेड 1। ठीक, अगर आप असिस्टेंट नगर आयुक्त बनते हैं तो आपका प्रमोशन होते होते आप नगर आयुक्त तक बन सकते हो। ठीक, और ये नगर आयुक्त का पद भी भाई बहुत बढ़िया होता है, इसमें भी आपकी ठीक ठाक पहचान अच्छी हो जाती है। अगला है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएट DIOS, यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सह जिला विद्यालय निरीक्षक। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। देख लिया ना, आपको नॉर्मल ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलेगा, आपको PG पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा भाई। ठीक, इसका भी बेसिक पे कितना है? 56,100 रुपये है। इसका कार्य क्या है? प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय है उसका निरीक्षण करता है, शिक्षकों की निगरानी करता है, शिक्षा योजनाओं का संचालन करता है, विद्यालय प्रशासन की समीक्षा करना। ये किसका कार्य है? सह जिला विद्यालय निरीक्षक का। ठीक, यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का। और इसमें भी जो अगर आप BSA बनते हैं, यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बन जाते हैं तो ये आपका प्रमोशन होते होते आप डायरेक्टर एजुकेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा पद होता है, ये भी सम्मान भी ठीक ठाक होता है
और आपके सारे सिस्टम बन जाते हैं। ठीक, हालांकि किसी भी सिस्टम में बैठ करके भ्रष्टाचार करना बिल्कुल भी गलत है और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग या हमारा देश भ्रष्टाचार से बहुत ठीक ठाक जूझ रहा है। और इसके कहीं ना कहीं यार हम ही लोग जो हैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग हर काम में ना अपने बच्चों को भी दुकान भेजते हो तो क्या कहते हैं कि एक काम करो 20 रुपये का यह सामान ले आना, उसमें मैं 5 रुपये तुमको दूंगा। तो हम लोग ना अपने घर पे बच्चों को ही शुरू से ही डाल देते हैं आदत कि जाओ 5, फिर वो कहता है नहीं 5 रुपये नहीं 10 रुपये दो, 10 रुपये दोगे तो ही जाऊँगा। तो हम लोग उसको 10 रुपये देने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे करके उसको पता लग जाता है कि भाई किसी का काम अगर किसी को करवाना है और हम अगर डिमांड कर देंगे इतने रुपए दो तभी काम होगा, तो काम हो जाता है, अपना पैसे मिल जाते हैं। तो यहीं से उनकी आदत पड़ जाती है कि धीरे धीरे यहीं से वो भ्रष्टाचार सीख जाते हैं। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत हमारे घर से ही हो जाती है। ठीक है, अगला है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मार्केटिंग, यानी सहायक निदेशक उद्योग विपणन। इसमें आपको ग्रेजुएशन और पीजी, ठीक है, इसमें मांगा गया है। 56,100 रुपये का इसका बेसिक पे है, बाकी खर्चे अलग से। ठीक, इसके कार्य क्या है? औद्योगिक उत्पादों का विपणन करना, निवेश प्रोत्साहन, उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराना, औद्योगिक योजनाओं का संचालन करना। ये सारे कार्य किसके हैं? ये सारे कार्य सहायक निदेशक उद्योग विपणन के। ठीक, अगर आप इस पर चयनित होते हो यानी असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो तो आपका प्रमोशन होते होते डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तक जा सकते हो। अगला है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर यानी सहायक श्रम आयुक्त। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक, यानी कि सिर्फ आपके ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके कार्य देख लो। ये श्रम कानून लागू करवाता है, मजदूरों की शिकायतों का निस्तारण करता है, औद्योगिक विवाद जो भी होते हैं इंडस्ट्री से लेकर जो भी विवाद होते हैं उसको सुलझाने का कार्य करता है, फैक्ट्रियों का निरीक्षण करता है, न्यूनतम मजदूरी लागू करवाता है। कौन? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। तो अगर आप ये भी बन जाते हो तो आपका बहुत अच्छा खासा रुतबा होता है भाई। प्रमोशन की बात करो तो आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से चलते चलते आप लेबर कमिश्नर तक जा सकते हो। ठीक, अगला आ जाता है सीनियर लेक्चरर DIET। ठीक है, यानी कि वरिष्ठ प्रवक्ता DIET। इसके लिए आपको पीजी तो होना ही पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट अब मैं ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनो। आप ग्रेजुएट हैं तो सफिशिएंट नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद पीजी करो और प्लस आपको बीएड की डिग्री इसमें मांगी गई है। देखो, ठीक है, 56,100 रुपये का इसका भी बेसिक पे है, प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। कार्य क्या है? शिक्षक का जो भी टीचर्स होते हैं उनका प्रशिक्षण करवाना, DLED कार्यक्रम का संचालन। DLED जो कार्यक्रम होता है संचालन कौन करता है? इसका भी संचालन यही वरिष्ठ प्रवक्ता DIET करते हैं। शिक्षा अनुसंधान, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, ये सारे कार्य ये करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीनियर लेक्चरर से आपका प्रमोशन होते होते प्रिंसिपल DIET आप बन जाते हो। ठीक, तो ये भी बहुत ही सम्मान का पद होता है और बहुत ही अच्छा पद होता है। आप अगर इसमें भी चयनित होते हो तो ये मत समझो कि खराब है, बहुत अच्छा पद है भाई। ऑफिसर तो ऑफिसर होता है, किसी भी पद पे बैठो। ठीक है, अगला आ जाओ असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, यानी कि सहायक आयुक्त उद्योग। इसके लिए आप अगर ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं, ग्रेजुएशन आपने किसी भी उससे किया हो स्ट्रीम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एलिजिबल है। 56,100 रुपये का इसका भी बेसिक पे होता है, बाकी खर्चा अलग से होते हैं। कार्य क्या होता है? औद्योगिक विकास, नए उद्योगों की स्थापना में सहायता करना, निवेश आकर्षित करना, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो आपके एरिया में, उद्योग नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, यानी कि आपको निवेश बढ़ाना है, आपको उद्योग बढ़ाना है। और आपके प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर से बढ़ते बढ़ते आप कमिश्नर इंडस्ट्रीज तक जा सकते हो। ठीक, तो ये देखो भाई, अगला पद है सांख्यिकी अधिकारी का। तो इसके लिए आपको जो आपकी योग्यता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी किसमें? सांख्यिकी में या मैथमेटिक्स में। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बेसिक पे इसका भी 56,100 रुपये प्लस बाकी खर्चा अलग से जुड़ के मिलता है। इसका कार्य क्या है? सरकारी आंकड़ों का संग्रह करता है, यह डेटा विश्लेषण करता है। ठीक, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है, योजनाओं का सांख्यिकी मूल्यांकन करता है। ये सारे कार्य किसके हैं? ये सांख्यिकी अधिकारी के हैं। ठीक है, अगर आप सांख्यिकी अधिकारी के पद पर चयनित होते हैं तो आपका प्रमोशन होते होते आप डायरेक्टर
स्टैटिस्टिक्स बन सकते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत अच्छा पद है, इसमें भी सैलरी अच्छी मिलती है और आपको बाकी चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं। ठीक, अगला आ जाइए, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ट्रेजरी, सहायक लेखाधिकारी, कोषागार। इसके लिए आपको बीकॉम होना पड़ेगा। आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको बीकॉम माना गया है। ठीक है, अगर आप बीकॉम आपने कर रखा है तो आप इस पद के लिए बिल्कुल योग्य भी है। ठीक, और इसका बेसिक पे क्या है, ऐसा नहीं कि बीकॉम वाले केवल इसी पद के लिए योग्य है। अभी हमने ऊपर बताया कि जो जो ग्रेजुएशन के पोस्ट है उसमें भी ये लोग भर सकते हैं, लेकिन इस पद पे केवल वही लोग भरेंगे जो बीकॉम करके बैठे हों। ठीक है, बेसिक पे इसका 47,600 रुपये, बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं, यात्रा, रहना, खाना, घूमना, जो भी। मुख्य कार्य क्या है, सरकारी लेखा तैयार करना, बजट संबंधी कार्य करते हैं, ऑडिट कार्यों में सहायता करते हैं, भुगतान अभिलेख जो है उनका रख रखाव करने का कार्य यही असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेजरी करते हैं। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर यानी वाणिज्य कर अधिकारी। इसकी योग्यता क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है 21 साल के, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल योग्य हैं। बेसिक पे इसका 56,100 रुपये है, बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। इसके कार्य क्या क्या है, जीएसटी और अन्य व्यापारिक जो भी टैक्सेस होते हैं उनकी ये जांच करता है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। व्यापारिक प्रतिष्ठान जो हैं, जितने भी व्यापारिक उद्योग धंधे चल रहे हैं उसका निरीक्षण करता है। टैक्स चोरी पकड़ता है कि जो भी टैक्स चोरी तो कोई नहीं कर रहा है ना, तो उसको पकड़ने का कार्य कौन करता है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर करता है। कर वसूली सुनिश्चित करता है, व्यापारियों के रिकॉर्ड की भी जांच करता है। ठीक है, अगर आप कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनते हैं तो आपका प्रमोशन भी अच्छा होता है। इसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, इसके बाद आप कमिश्नर के पद तक जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये भी। अगला है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी या वेलफेयर ऑफिसर यानी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। इसके लिए आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखे हैं और 21 साल के हैं तो आप इस पद पर चयनित हो सकते हैं। आप इसके बिल्कुल योग्य हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के। ठीक, बेसिक पे इसका 47,600 रुपये होता है, प्लस बाकी के खर्चे अलग से होते हैं। ठीक है, वो अलग से मिलता है। मुख्य कार्य क्या है, ये अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए काम कर रहा है ना भाई। मदरसा एवं अल्पसंख्यक संस्थानों की सहायता करते हैं, लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसका क्रियान्वयन करते हैं। ठीक, कौन करता है, ये करते हैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि जो भी अल्पसंख्यकों से संबंधित कार्य हैं उसकी देखरेख कौन करता है, यही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी करते हैं। ठीक, अगर आप डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन फिर डिप्यूटी डायरेक्टर में होता है, देन आप डायरेक्टर बनते हैं तो आपका प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है, अच्छे लेवल पर जाता है। अगला है डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर यानी जिला खाद्य विपणन अधिकारी। इसके लिए अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो आप इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। बेसिक पे इसका 47,600 रुपये, बाकी खर्चे अलग से। कार्य क्या होता है, गेहूं और धान की खरीद की व्यवस्था इसके और चेकिंग करता है, गेहूं और धान की खरीद की व्यवस्था देखता है, सरकारी भंडारण व्यवस्था देखता है, खाद्यान्न वितरण व्यवस्था यानी कि जो खाद्यान्न है जो भी अन्न मिल रहा है, जैसे पीडीएस के थ्रू मिलता है ना राशन वाशन, तो ये ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, सही समय से मिल रहा है कि नहीं, तो ये सारी व्यवस्था कौन देखता है, यही डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर देखता है। सरकारी केंद्रों की निगरानी का कार्य भी यही करता है। ठीक, तो अगर आप इस पद पर चयन होते हो तो आप प्रमोशन होकर ज्वाइंट डायरेक्टर मार्केटिंग तक जा सकते हो। अगला है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायती राज यानी कार्यपालक अधिकारी पंचायती राज। आप इसके लिए नॉर्मल आप अगर ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हैं। 47,600 का इसका बेसिक पे है, प्लस बाकी खर्चे इसमें अलग से मिलते हैं। मुख्य कार्य क्या है, ग्राम पंचायतों की निगरानी करते हैं, पंचायत योजनाओं का संचालन करते हैं, जो भी ग्राम निधि है उसका उपयोग की जांच करते हैं कि पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पंचायत सचिवों की निगरानी करते हैं, कौन करता है, यही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायती राज करते हैं। ठीक, इसका प्रमोशन अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं तो आप इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसका भी अच्छा खासा सिस्टम होता है और ग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके अधीन होंगी। ठीक, बाकी पावर तो होगा ही क्योंकि आप ऑफिसर हैं। अगला है डिप्यूटी सेक्रेटरी यानी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, उप सचिव आवास और शहरी नियोजन।
एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, अगर आप इसके लिए आपको ग्रेजुएशन और पीजी चाहिए होगी, ठीक। बेसिक पे क्या है इसका 56,100 रुपये इसका बेसिक पे, बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। ये आप हर किस्म समझिए, बेसिक पे तो बेसिक पे होता है, बाकी खर्चे आपको अलग से मिलेंगे। मुख्य कार्य क्या है, आवास योजनाओं का संचालन करना, शहरी विकास योजनाएं चलाना, मास्टर प्लान लागू करना, विभागीय नीति निर्माण में सहयोग करना, ठीक। ये सारे कार्य किसके, ये सारे कार्य आपके डिप्यूटी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के। सोचो कितने अच्छे अच्छे कार्य और कितने सबको अलग अलग बांट रखे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का डेवलपमेंट पिछड़ जाता है या पिछड़ा हुआ है। तो इसके दोषी कौन है, कहीं ना कहीं ये सब हम लोग जैसे लोग हैं ना, कि अगर हम ऑफिसर बनने के बाद अब इन्हीं जो हमारे कार्य मिले, इन्हीं कार्यों का हम कार्यान्वयन इन्हीं कार्यों को अच्छे से कर नहीं रहे, तभी तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में खामियां नज़र आ रही है ना भाई। अगर सोचो जैसे हम लोग हैं, इन पद पर जब चयनित होते हैं, तो अगर हम सभी अपने कार्यों को अच्छे से करें, सारे लोग अपने कार्यों को अच्छे से करें, तो इस देश को कहाँ हम पहुँचा सकते हैं। लेकिन पहले तो बहुत जोश होता है कि बनने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, जब बन जाते हैं तो सारी चीज़ें खुआ देते हैं कि हटाओ भाड़ में जाए, हमें अपना देखना है। प्रमोशन, अगर आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं तो आप एडिशनल सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, ठीक है। अगला है एरिया राशनिंग ऑफिसर। एरिया राशनिंग ऑफिसर यानी क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी। इसकी योग्यता क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। बेसिक पे 47,600 रुपये, बाकी खर्चे अलग से। मुख्य कार्य क्या है, राशन दुकानों का निरीक्षण करते हैं, ये खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था देखते हैं एरिया राशनिंग ऑफिसर जो होते हैं, ठीक। अगर कहीं अनियमितता है, यानी राशन बंट नहीं रहा या राशन में दिक्कत है, पहुंच नहीं रहा, ऐसे कुछ भी है, तो आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। पात्र गृहस्थी कार्डों का सत्यापन, यानी कि कौन कौन पात्र हैं, फर्जी कार्ड तो नहीं बने, ये आप देख सकते हो। एरिया राशनिंग ऑफिसर से आप डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर तक जा सकते हो, ठीक है। अगला है डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि जिले के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी होते हैं, ये वो पद है, ठीक। आप नॉर्मल ग्रेजुएट कर रखे हैं और 21 साल के हैं तो बिल्कुल योग्य हैं आप इस पद के लिए। बेसिक पे 47,600 रुपये, बाकी खर्चे अलग से। इसका कार्य क्या है, ओबीसी की छात्रवृत्ति योजनाएं देखता है, छात्रावास का प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यक्रम, लाभार्थियों का सत्यापन। ये सारे कार्य किसके हैं, ये सारे कार्य हैं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के, यानी डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर के, ठीक। आप डिप्टी डायरेक्टर से आप डायरेक्टर की पोस्ट तक जा सकते हो, ठीक है। अगला पद आता है नायब तहसीलदार का। ये पद आपने बहुत बार सुना होगा। इसके लिए भी अगर आप 21 साल के हैं और ग्रेजुएशन आपका हो रखा है तो आप इस पद पर चयनित हो सकते हो। इसका बेसिक पे 44,900 रुपये है। बेसिक पे थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अच्छा पद है ये भी। बाकी प्रमोशन तो होता ही है। इसके काम क्या होते हैं, नामांतरण यानी कि म्यूटेशन का कार्य करता है, भूमि अभिलेख जो है उसका रखरखाव करता है, राजस्व वसूली, तहसील का जो प्रशासन है, जो आपके तहसील होगी ना आपकी भी, उसको जो प्रशासन देखता है, तो वो प्रशासन तहसील का कौन देखता है, यही नायब तहसीलदार देखता है, ठीक। लेखपाल और कानूनों की निगरानी भी करता है। अगर आप लेखपाल या कानूनों को कोई बात कहनी है या कोई शिकायत कहनी है तो आप इनसे नायब तहसीलदार से कह सकते हो, ठीक है। नायब तहसीलदार के पोस्ट में आप सिलेक्ट होते हो और आपका प्रमोशन होते होते तो एसडीएम तक जा सकते हो, ठीक। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होता है कि आप एसडीएम तक जाओ, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सिस्टम, हर जगह सिस्टम काम करता है। अगला है डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर यानी जिला बचत अधिकारी। इसके लिए भी आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हैं तो आप बिल्कुल योग्य हैं इस पद के लिए। 47,600 का इसमें बेसिक पे होता है, बाकी खर्चे अलग से होते हैं। मुख्य कार्य क्या है, राष्ट्रीय बचत योजनाओं का प्रचार करते हैं, निवेश जागरूकता अभियान चलाते हैं, भैया कि निवेश बढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो। बचत प्रमाण पत्र योजनाओं का भी संचालन करते हैं। कौन करता है, यही डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर करते हैं, ठीक है। और ये जो मैं दावा करता हूँ, ये जो मैं अभी पद बता रहा हूँ, ये शायद पहले आपने नहीं सुने होंगे, आप एसडीएम डीएसपी यहीं तक रह गए होंगे। ये सारे पद भाई जो मैं बता रहा हूँ ये सारे पीसेस के थ्रू ही आ रहे हैं, ठीक। आप डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर से डिप्यूटी डायरेक्टर सेविंग्स बन सकते हैं। तो ये जो नए पद हैं ये भाई देखो ये भी अच्छे पद हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एसडीएम डीएसपी इन्हीं तक लटके हुए हो, बाकी चीज़ें भी देखो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है 63 पोस्ट अगर इसमें दे रखी है तो उनको जानो तो सही कि आप क्या क्या है, पता ही नहीं है, तैयारी कर रहे हो, बस होड़ में लगे हुए हो। अगला है डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर यानी कि जिला पंचायत राज अधिकारी।
इसके लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए और 21 साल की एज है, तो आप बिल्कुल योग्य हैं इस पद के लिए। बेसिक पे आपका 47,600 रुपये है। मुख्य कार्य क्या है? जिले के पंचायत विभाग का ये प्रमुख होते हैं। पंचायत सचिवों की निगरानी भी ये करते हैं, ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा का कार्य करते हैं और पंचायतों के वित्तीय कार्यों की जांच भी करते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर बनते हैं तो आपका प्रमोशन होकर आप ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायती राज बन सकते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत अच्छा पद है। अगला है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी। आप अगर ग्रेजुएट हैं और 21 साल की एज हो चुकी है तो आप बिल्कुल योग्य हैं इस पद के लिए। बेसिक पे आपका 47,600 रुपये प्लस बाकी खर्चे अलग से होते हैं। कार्य क्या होता है? जो वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं या अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यक्रम है, ये सारे कार्य कौन देखता है? यही डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर देखते हैं। प्रमोशन के लिए अगर बात करें, प्रमोशन आपका डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर के पद तक होता है। ठीक, अगला है अकाउंट्स ऑफिसर नगर विकास, यानी लेखा अधिकारी नगर विकास। इसके लिए आपको बीकॉम होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको बीकॉम होना पड़ेगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बेसिक पे है 47,600 रुपये प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। इसका कार्य क्या है? नगर विकास विभाग का बजट देखता है, वित्तीय रिकॉर्ड रखता है, लेखा परीक्षण करता है, भुगतान और व्यय, यानी कि आप किसी को भुगतान करना है और कहाँ खर्चा हो रहा है उसका नियंत्रण करना होता है। किसको करना होता है? इन्हीं को, अकाउंट्स ऑफिसर नगर विकास को। ठीक, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार समझ लोगे, दोबारा कभी ये आपको लेथन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2, जिला पूर्ति अधिकारी। इसके लिए भी आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और आप 21 साल के हो चुके हैं तो बिल्कुल योग्य हैं इस पद के लिए। बेसिक पे है इसका 47,600 रुपये, बाकी के खर्चे अलग से मिलते हैं। इसका कार्य क्या है? कार्य है जो भी पीडीएस है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आप भी राशन लेने जाते होगे ना, तो पीडीएस के थ्रू ही मिलता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखता है कौन? डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2। राशन दुकानों की भी निगरानी करता है, खाद्यान्न वितरण और काला बाजारी रोकना। पता लगे राशन दिया तो लेकिन वहाँ पर 10 कार्ड फेक बने हैं, उस फेक नाम से वो राशन, जो दुकानदार है या राशन मंगाता है वो राशन बेचता है ना, या माल जो है गेहूं चावल ये सब जो स्टोर कर लेता है, बाद में उसको महंगे दाम में बेच देता है। तो ये सब आगे निगरानी कौन करता है? यही करते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। इसका जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2 है ये देखते हैं। ठीक, प्रमोशन होकर के आप ज्वाइंट डायरेक्टर बन सकते हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज के। ठीक है, अगला देख लो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर सोशल वेलफेयर, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण। इसके लिए भी आप अगर ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कोई मैटर नहीं करता, और 21 साल के होना चाहिए, आप बस इस पोस्ट के लिए बिल्कुल योग्य हैं। 47,600 का इसका भी बेसिक पे है, बाकी खर्चे इसका अलग से मिलेंगे। इसके कार्य क्या है? कार्य है सामाजिक कल्याण योजनाओं का संचालन करना, विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना, जो लाभार्थी हैं उनका सत्यापन करना। ठीक, इसका प्रमोशन होकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर तक आप जा सकते हो, यानी डीडीओ बन सकते हो। ठीक है, डीडीओ। अगला आ जाओ, पैसेंजर गुड्स टैक्स ऑफिसर, यात्री एवं माल कर अधिकारी आप बन सकते हो। ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए और 21 साल की एज होनी चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल योग्य हैं इस पद के लिए। बेसिक पे आपको होना चाहिए 47,600 रुपये, बाकी खर्चे उसमें अलग से मिलते हैं। ठीक है, कार्य क्या है? माल एवं यात्री की वसूली, यात्री कर जो होता है, यात्री टैक्स जो होता है उसकी वसूली करना, परिवहन कर की जांच करना, जो टैक्स चोरी कर रहा है उसको रोकना। ये कार्य किसके? ये कार्य है यात्री एवं माल कर अधिकारी के। ठीक, इसमें प्रमोशन होकर के आप सीनियर टैक्स ऑफिसर तक जा सकते हो। अगला है डिस्ट्रिक्ट दिव्यांगजन सशक्तिकरण ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट दिव्यांगजन सशक्तिकरण ऑफिसर, यानी कि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आप बन सकते हो। इसके लिए आप अगर ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो आप बिल्कुल इस पद के लिए योग्य हैं, आपको इस पद पर चयनित किया जा सकता है। ठीक है, 47,600 का इसका ग्रेड पे प्लस बाकी खर्चे अलग से। इसके कार्य क्या क्या है? दिव्यांगजन योजनाओं का संचालन करना, प्रमाण पत्र वितरण करना, प्रमाण पत्र देना, पुनर्वास कार्यक्रम का भी ये कार्य करते हैं, ये योजनाएं चलाते हैं। आप प्रमोशन होकर डिप्टी डायरेक्टर तक बन सकते हो। ठीक है,
तो ये सारी पोस्ट भी बहुत अच्छी है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो इन चीज़ों को, और बार बार से अच्छा है एक बार इसको अच्छे से अपने दिमाग में और अपने मन में, दिल दिमाग तन बदन सब में एकदम भर के रख लो, बार बार आपको जानने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगला है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस ऑफिसर। मुझे पूरा भरोसा है कि आधे से ज़्यादा इसमें जो पद है आपने सुने ही नहीं होंगे। सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, इस पद के लिए आपके ग्रेजुएट हैं अगर और 21 साल के हो चुके हैं तो बिल्कुल एलिजिबल है भाई इस पद के लिए। 44,900 का ग्रेड पे है, बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। इसमें कार्य क्या है? रोजगार पंजीकरण, रोजगार मेला या बेरोजगार युवाओं को जो मार्गदर्शन देने का कार्य है वो कौन करता है? वो यही करते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस ऑफिसर। ठीक, प्रमोशन होकर के आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर तक बन सकते हैं। अगला है अकाउंट्स ऑफिसर, लोकल बॉडीज, लेखा अधिकारी स्थानीय निकाय। इसके लिए भी आपको बीकॉम होना अनिवार्य है, मस्ट है। ठीक, 47,600 रुपए का बेसिक पे है, बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। कार्य इनका है नगर निकायों के खातों की जांच करते हैं, बजट का प्रबंधन करते हैं, वित्तीय ऑडिट की जांच करते हैं। जहां जहां भी बीकॉम मांगा गया है आप समझ जाओ कि ये बजट से या फाइनेंस से, इनसे संबंधित है। ठीक, आप इसमें प्रमोट होकर के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर तक बन सकते हो। अगला तो रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पद है, क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी। इसके लिए आप अगर ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो इसके लिए बिल्कुल योग्य हैं। 47,600 का इसका बेसिक पे, बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। कार्य इनका है कि रोजगार कार्यालयों का संचालन करना, प्लेसमेंट कार्यक्रम चलाना, कौशल विकास योजना चलाना। ठीक है, ये कार्य कौन करता है? रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। आप प्रमोट होकर के डिप्यूटी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो। अगला है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, यानी कि सहायक निबंधक सहकारी समितियां। इसके लिए आप 21 साल के हो और आप ग्रेजुएट हो तो बिल्कुल, ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो, आप इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हो। 47,600 का आपको बेसिक पे मिलेगा, प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। मुख्य कार्य है सहकारी समितियों का पंजीकरण, ऑडिट एवं निरीक्षण, चुनाव करवाना, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना। ठीक, अगला है सब रजिस्ट्रार यानी कि उप निबंधक। इसके लिए आपको एलएलबी होना, यानी कि आप अगर लॉ किए हुए हैं तो आप ये, इसके लिए एलएलबी मांगी गई है सब रजिस्ट्रार के लिए। बेसिक पे है 47। अगर आप एलएलबी कर रखे तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल 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 एलिजिबल है, बिल्कुल योग्य है। बेसिक पे 47,600 रुपये का, प्लस बाकी खर्चे अलग से होते हैं। भूमि कार्य, मुख्य कार्य क्या है? जो भूमि है या मकान है या संपत्ति, इनकी रजिस्ट्री कराना, विक्रय पत्र, दान पत्र, वसीयत आदि का पंजीकरण करना, स्टाम्प शुल्क की जांच करना, जो फर्जी रजिस्ट्री होती है उस फर्जी रजिस्ट्री को रोकना, रजिस्ट्रेशन कार्यालय का संचालन करना। ये सब कौन करता है? ये सभी कार्य करते हैं आपके सब रजिस्ट्रार। ठीक है, अगर आप सब रजिस्ट्रार बनते हो तो आप प्रमोट होते होते डीआईजी रजिस्ट्रेशन बन सकते हो। ठीक, अगला है असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट यानी सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन। इसके लिए भी अगर आप एलएलबी कर रखे हैं तो ही आप इस पद के लिए योग्य हैं, अदरवाइज आप इस पद के लिए योग्य नहीं है, तो आपको एलएलबी होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका बेसिक पे 47,600 रुपये है, बाकी खर्चे अलग से होते हैं। कार्य क्या है? परिवहन विभाग के मुकदमों की पैरवी करता है, न्यायालय में सरकारी पक्ष रखता है, कानूनी सलाह देना, ठीक, अभियोजन कार्य करना, ये सारे इसके कार्य हैं। एपीओ से आप प्रमोट होते होते आप चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर तक बन सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पद आपको नए लग रहे होंगे, सुनने में अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन ये भैया पीसीएस के थ्रू ही बनते हैं और सारे अच्छे पद हैं। ठीक, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर यानी जिला परिवीक्षा अधिकारी। जिला परिवीक्षा अधिकारी सुना है कभी? है ऑफिसर का नाम जिला परिवीक्षा, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। भाई इसके लिए ग्रेजुएशन केवल चाहिए और 21 साल के अगर आप हैं तो बिल्कुल आप योग्य हैं इस पद के लिए। 47,600 रुपये इसका बेसिक पे, बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। ठीक, कार्य क्या है? ये जो है ना जिला परिवीक्षा अधिकारी, इनका कार्य क्या है? ये महिला और बाल संरक्षण का कार्य करते हैं, किशोर न्याय अधिनियम का क्रियान्वयन करते हैं, बाल अपराधियों का पुनर्वास करते हैं। जो बाल अपराधी होते हैं ना, जो कि बालिग नहीं हुए होते हैं और कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं,
समाज कल्याण जो भी समाज कल्याण विभाग है उसको जो भी कार्यक्रम है उसको भी ये देखते हैं। ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है, इसके बाद ये डिप्यूटी डायरेक्टर के पोस्ट तक जाते हैं। अगला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि जिला प्रशासनिक अधिकारी। एलिजिबिलिटी इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और 21 साल के अगर हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, बिल्कुल योग्य है इस पोस्ट के लिए। बेसिक पे 47,600 रुपये प्लस बाकी खर्चे अलग से। मुख्य कार्य क्या है? कार्यालय का प्रशासन देखता है, कार्मिक प्रबंधन, विभागीय पत्राचार, सरकारी अभिलेखों का रखरखाव का कार्य कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करता है। ठीक, प्रमोशन होकर के आप ज्वाइंट डायरेक्टर तक बन सकते हैं। अगला है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर यानी रेवेन्यू ऑडिट, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी। इसके लिए भी देखो भाई फिर से ऑडिट करना है, ठीक है, लेखा करना है। तो हर बार की तरह मैंने बताया ना, जितने भी लेखा के कार्य हैं वो सारे कौन करेगा? जो बीकॉम करे या कॉमर्स बैकग्राउंड से वही करेगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, बीकॉम कर रखा है, तो आप बिल्कुल योग्य हो इस पद के लिए। बेसिक पे आपका 47,600 रुपये, बाकी खर्चे आपको अलग से मिलेंगे। ठीक, कार्य क्या है? सरकारी खातों का ऑडिट करना, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना, विभागीय व्यय का परीक्षण करना, लेखा परीक्षण रिपोर्ट बनाना। आपका प्रमोशन होगा तो आप डिप्यूटी डायरेक्टर ऑडिट तक जा सकते हो। ठीक, अगला है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ग्रेड 1 यानी कि सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 1। ठीक, नाम देखो कितना तकड़ा है। एलिजिबिलिटी क्या है? आपको बीएससी होना चाहिए, वो भी फिजिक्स से, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो ही आप इस पोस्ट को भर सकते हो। ठीक है, या मतलब इस पोस्ट पर चयनित हो सकते हो। ठीक, बेसिक पे क्या है? 56,100 रुपये प्लस बाकी खर्चे इसमें अलग से मिलते हैं। कार्य क्या है? बाट एवं माप विभाग की निगरानी, पेट्रोल पंपों की जांच। अगर तो पेट्रोल पंप में कोई गड़बड़ी चल रही है, क्या ना पेट्रोल चोरी करना, भैया पेट्रोल चोरी कर रहे हैं, किससे शिकायत करोगे? शिकायत करो असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ग्रेड 1। ये आते हैं कि काहे को भैया परेशान कर रहे हो हैं बच्चे को। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की भी जांच करते हैं, कोई घाल मेल कर रहा है। देखा नायक मूवी है कैसे अनिल कपूर यही बन जाता है, अनिल कपूर खुद बन जाते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर, तराजू उठाते हैं। आपने मूवी तो देखी होगी ना, कैसे वो जांच करता है। तो वही आप भी जांच करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक तराजू की, कि अच्छा 300 ग्राम मार दिया तुम चीनी में है। उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, लेकिन देख लो भाई, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, ये सारी जांच पड़ताल करना, ये आपको आने वाले समय में करना होगा। बाद में बनने के बाद तो आप वैसे भूल जाओगे, क्या भाड़ में जाए। जहाँ वो जैसे ही जाओगे जांच करने, उसने माल थमा दिया तो आप वहीं पर बस हक्के बक्के गुम हो जाते हैं। भाई मत करना ऐसा यार, देश सुधारो, हम ही लोग सुधार पाएंगे। तो बस खुद अच्छे बनो पहले। आपका प्रमोशन होते हो असिस्टेंट कंट्रोलर से आप कंट्रोलर के पद पे जा सकते हो। ठीक है, अगला असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ग्रेड 2। अभी हमने ग्रेड 1 की बात करी थी, अब हम ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं, यानी सहायक नियंत्रक जो है विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2। इसके लिए आपको बीएससी फिजिक्स होना चाहिए या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। 47,600 रुपये का इसमें भी ग्रेड आपको बेसिक पे मिलता है। ठीक है, कार्य क्या है? व्यापारिक प्रतिष्ठानों में माप उपकरणों की जांच करना, उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण करना, विधिक माप विज्ञान अधिनियम लागू कराना। ठीक, प्रमोशन की बात करें तो आप ग्रेड 2 पे हैं, आप कंट्रोलर तक बन सकते हैं। ठीक, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पे जाएंगे, उसके बाद आप कंट्रोलर बनेंगे। ठीक है, अगला है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम अधिकारी। इसके लिए क्या, अगर आप ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल किसी भी स्ट्रीम से हैं और 21 साल के हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। 56,100 रुपये का आपके बेसिक पे प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलेंगे। कार्य क्या है? ICDS योजनाओं का संचालन करना, आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करना, पोषण अभियान जो चलते हैं, महिला एवं बाल विकास योजनाएं लागू कराना, ये सब कौन करता है? ये सब कार्य करता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक, और प्रमोशन की बात करें तो आप इसके बाद डिप्यूटी डायरेक्टर ICDS बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर। पहले इंग्लिश लिख देंगे झाड़ के, फिर एकदम हिंदी में आ जाएंगे, पढ़ने वाला एकदम दिमाग ही काम ना करे। डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। ठीक, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में और 21 साल के हो चुके हो तो आप बिल्कुल योग्य हैं इस पद के लिए।
47,600 का आपका बेसिक पे होता है, प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं जोड़ जाड़ के। कार्य आपका रहेगा कि युवा कल्याण योजनाएं चलाना, खेल कूद की गतिविधियां को चलाना, नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम देना, प्रादेशिक विकास दल संचालन, ये सारे कार्य आपके रहेंगे डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर। इसके बाद आप डिप्यूटी डायरेक्टर तक बन सकते हो प्रमोशन होने के बाद। अगला है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी श्रम परिवर्तन अधिकारी। इसके लिए आप केवल ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम में हो, 21 साल के हो चुके हैं तो आप बिल्कुल लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हो। 47,600 का आपका बेसिक पे होता है, प्लस बाकी खर्चे इसमें अलग से होते हैं। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है आपका श्रम कानूनों का पालन करना, फैक्ट्री निरीक्षण करना, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, न्यूनतम मजदूरी लागू करवाना, कि मतलब किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो रही हो। ठीक, आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं तो आप इसके बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तक बन सकते हैं। ओके, अगला देखो, अगला है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी बन सकते हैं। इसके लिए भी आपको अगर ग्रेजुएट है नॉर्मल किसी भी स्ट्रीम से हो और 21 साल के हो चुके हो तो आप बिल्कुल योग्य हैं ये ऑफिसर बनने के। 47,600 का इसमें बेसिक पे, बाकी प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। कार्य क्या भैया इनका? CDPO का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का, आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करो, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए योजनाएं तैयार करो, पोषण के कार्यक्रम चलाओ, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाओ। ठीक, तो ये रहे इनके कार्य। अगर आप CDPO बनते हैं तो इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बनते हैं, फिर आप डिप्यूटी डायरेक्टर के पोस्ट तक जा सकते हो। अगला है फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। आज बात करते हो ना बार बार कि बस कुछ मिलावट चल रही है, हर चीज़ में मिलावट है, वहाँ पर देखो वो हलवाई ऐसे बना रहा था, वो कचरे में पड़े थे सामान, वो उसने गंदा तेल यूज किया। भाई ऑफिसर अपने काम अच्छे से कर ही नहीं रहे, इतने चीज़ें बांट रखी हैं। अगर हर आदमी अपना काम अच्छे से करे ना तो दावा करता हूँ ये देश सोने की चिड़िया नहीं डायमंड की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन ये सारे अब कार्य दिया है, खाद्य पदार्थों की जांच करो, मिलावटखोरी रोको, क्या कोई ऑफिसर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तभी तो भाई हर जगह किसी भी खाने के आइटम में देखो सब कुछ मिलावट है, हम लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपने काम अच्छे से करना ही नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है कि फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर या वेटरिनरी साइंस आदि में आपकी डिग्री होनी चाहिए। 47,600 के आपका बेसिक पे, प्लस बाकी खर्चे अलग से होते हैं। कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों की जांच करना, सैंपल लेना, मिलावटखोरी रोकना, खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना, जो कि ये लोग नहीं करते हैं, सब गाल मेल कर जाते हैं। प्रमोशन की बात करें तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर से प्रमोट होते आप ज्वाइंट कमिश्नर फूड सेफ्टी तक जा सकते हैं। ठीक, तो भाई अपने कार्य अच्छे से करना सीखो तो हमारा देश डायमंड की चिड़िया बन जाएगा। अगला है एक्साइज इंस्पेक्टर, आबकारी निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर। एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन, और अगर आप ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो आप बिल्कुल इस पद के लिए योग्य हैं। ठीक, 44,900 का आपका बेसिक पे होता है, बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। इनका कार्य क्या होता है? एक्साइज जो इंस्पेक्टर होते हैं शराब दुकानों का निरीक्षण करते हैं, अवैध शराब की रोकथाम, आबकारी राजस्व वसूली, छापेमारी अभियान। ये कौन चलाता है? एक्साइज इंस्पेक्टर चलाते हैं। प्रमोशन की बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर जो हैं एक्साइज सुपरिटेंडेंट और फिर फाइनली डिप्यूटी एक्साइज कमिश्नर के पोस्ट तक जा सकते हैं। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं। डिप्यूटी जेलर, उप जेलर के पद पर। अब तो ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर। इसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और कुछ इसके फिजिकल भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होगा चलेगा और आप 21 साल के तो होना ही चाहिए। बेसिक पे आपका 44,900 रुपये, प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। जेल प्रशासन में सहायता करना आपका कार्य होगा, कैदियों की निगरानी करना, सुरक्षा व्यवस्था देखना, जेल अनुशासन बनाए रखना, ये आपके कार्य होंगे। ठीक है, आप डिप्यूटी जेलर से लेकर के जेलर बनेंगे। ठीक, अंग्रेजों के ज़माने वाले जेलर। फिर इसके बाद सुपरिटेंडेंट जेल बनेंगे। ठीक, आपके फाइनली ये प्रमोशन होगा। आगे देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिला सूचना अधिकारी का पद। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा, वो भी आपको जर्नलिज्म का आपका कोर्स भी चाहिए। ठीक है, जर्नलिज्म का
47,600 रुपये का आपका बेसिक पे प्लस बाकी के खर्चे अलग से हैं। मुख्य कार्य क्या है? सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, मीडिया समन्वय, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, सोशल मीडिया प्रबंधन। ये सारे कार्य कौन करेगा? ये सारे कार्य करेगा इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी जिला सूचना अधिकारी, ठीक, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर से ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बन सकते हो प्रमोट होकर के, ठीक। अगला है मैनेजर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यानी प्रबंधक खादी एवं ग्रामोद्योग। ये पोस्ट है। इसके लिए योग्यता क्या है? आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो और 21 साल के हो चुके हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। आपका बेसिक पे 47,600 का है, प्लस बाकी खर्चे आपको अलग से मिलते हैं। मुख्य कार्य क्या है? खादी और ग्रामोद्योग योजनाओं का संचालन करोगे, स्वरोजगार को बढ़ावा दोगे, उद्यमियों को सहायता करोगे, ठीक। प्रमोशन, आप मैनेजर की पोस्ट से आगे चल करके जनरल मैनेजर KVIC बन सकते हो। चलो आगे आते हैं। अगला है केमिस्ट, यानी रसायनज्ञ। अब केमिस्ट है तो भैया आपको ही पता है, केमिस्ट है तो कोई नॉर्मल BA वाला तो कर नहीं सकता, या किसी और चीज स्ट्रीम से आगे कर नहीं सकता। साफ साफ है केमिस्ट, रसायनज्ञ। इसके लिए आपको MSc चाहिए होगी, और वो भी MSc केमिस्ट्री में, ठीक है। बेसिक पे है इसका 56,100 रुपये, इसकी सैलरी अच्छी होती है और प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। कार्य क्या है? रासायनिक परीक्षण करना, प्रयोगशाला विश्लेषण करना, नमूनों की जांच करना, गुणवत्ता नियंत्रण करना। ये सारे आपके कार्य हैं केमिस्ट के। इससे आप प्रमोट होकर के सीनियर केमिस्ट तक जा सकते हो। अगला है टेक्निकल असिस्टेंट, यानी जियोफिजिक्स, तकनीकी सहायक भू भौतिक। इसके लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो नहीं चलेगा भाई। आप इसके लिए आपको MSc करना होगा, MSc वो भी जियोफिजिक्स में, ठीक है। 56,100 रुपये का इसका बेसिक पे, प्लस बाकी खर्चे अलग से होते हैं। भू भौतिक सर्वेक्षण इसका कार्य है, खनिज की खोज करना, भूगर्भीय डाटा विश्लेषण, वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे इनके कार्य हैं, ठीक है। अब आगे प्रमोशन का देख लो कि आप टेक्निकल असिस्टेंट हैं, आप फिर सीनियर बन सकते हो, ठीक। आगे आ जाओ। आगे कौन सा पद है? आगे है टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, यानी तकनीकी सहायक भू विज्ञान। आप इसके लिए भी नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भैया नहीं चलेगा। ये शायद आपको ये सारी पोस्ट आपने पता नहीं सुनी कि नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक सुनी नहीं होगी, ठीक है। जो आपके PCS के थ्रू ही बनते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी। आपको MSc चाहिए होगी, वो भी जियोलॉजी में, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। 56,100 रुपये का आपका बेसिक पे, प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलते हैं। कार्य हैं आपके भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, खनिज संसाधनों का अध्ययन करना, भूगर्भीय रिपोर्ट तैयार करना, भूगर्भ यानी धरती के अंदर की चीज़ें की रिपोर्ट तैयार करना, खनन क्षेत्रों का निरीक्षण करना, ठीक, कि आपके एरिया में कौन कौन से खनन क्षेत्र हैं उसका निरीक्षण करो, उसमें बारे में जांच पड़ताल करो। इसके लिए आप प्रमोशन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट से आप सीनियर जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगला आ जाओ, बस आ गया है, हम लोग वीडियो के फाइनल आ चुके हैं, सारी पोस्ट हमने देख ली है। मैनेजमेंट ऑफिसर का पोस्ट आता है, यानी मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट, प्रबंधन अधिकारी या स्टेट प्रबंधक। आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल योग्य हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। बेसिक पे 47,600 रुपये का और बाकी खर्चे अलग से मिलेंगे, ठीक। आपके कार्य क्या होंगे? आपके कार्य होगा कि सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन करो, मैनेजमेंट करो, भूमि और भवनों का रिकॉर्ड रखो, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करो, स्टेट संबंधी विवादों का भी निस्तारण आपको करना है। आप क्योंकि आप मैनेजमेंट ऑफिसर हो भैया, ठीक। आप उससे प्रमोट होगे तो आप स्टेट डायरेक्टर बनोगे, परेशान काय को हो रहे हो भैया। अगला देखो, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर। इसके लिए आपकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन चाहिए होगा आपको, या समकक्ष योग्यता, या ठीक है, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन होगी, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अदर आप परेशान मत हो, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। बेसिक पे इसका 56,100 रुपये है, प्लस बाकी खर्चे अलग से मिलेंगे, ठीक है। मुझे कहा जाता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो मैं बार बार बोलता हूँ उसको थोड़ा सा कम करूँ, हालांकि मेरी आदत पे आ चुका है, किसी भी बात को कहने के बाद मैं कहता हूँ ठीक है ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य विभाग के कंप्यूटर एवं IT सिस्टम का प्रबंधन करना,
ई गवर्नेंस परियोजनाओं का संचालन करना, विभागीय सॉफ्टवेयर का रख रखाव करना, डिजिटल रिकॉर्ड एवं डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना, आईटी संबंधी तकनीकी सहायता प्रदान करना। ये सारे किसके कार्य हैं? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर के कार्य हैं। ठीक, कंप्यूटराइजेशन से जुड़े कार्यों की निगरानी भी यही करते हैं। अगर आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर बनते हैं तो आपका प्रमोशन होकर के आप डिप्यूटी डायरेक्टर आईटी बनते हैं। इसके बाद आप फाइनली ज्वाइंट डायरेक्टर आईटी बन जाते हैं। अच्छा, चलो अगला देखें, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज जीआईसी, यानी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज। ठीक, प्रधानाचार्य बनोगे। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगी, प्लस बीएड चाहिए होगा, प्लस आपका शिक्षण का अनुभव भी हो। आज या माने आप पढ़ा भी चुके हो, आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास ये है तो बिल्कुल आप योग्य हो, नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत हो, बाकी चीज़ों की तैयारी करो। 56,100 रुपये का बेसिक पे प्लस बाकी का खर्चा अलग से है। कार्य क्या है? विद्यालय का संपूर्ण प्रशासन, यानी प्रधानाचार्य क्या करता है यार, इतना तो पता है ना। विद्यालय का संपूर्ण प्रशासन देखता है, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की निगरानी करता है, विद्यालयों के शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित करता है, परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्यों का संचालन करता है, विद्यालय का बजट एवं संसाधनों का प्रबंधन करता है, शिक्षा विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, अनुशासन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक, आप ये जब प्रिंसिपल बनते हो, प्रिंसिपल जीआईसी, इसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन बनते हो, फिर एडिशनल डायरेक्टर बनते हो, फिर उसके बाद प्रमोट होकर के डायरेक्टर एजुकेशन बन जाते हो। अगला है लॉ ऑफिसर, यानी कि विधि अधिकारी। इसके लिए भैया लॉ ऑफिसर है तो आपको एलएलबी तो भैया मस्ट है। ठीक, एलएलबी नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। 56,100 रुपये के बेसिक पे प्लस बाकी खर्चा आपको अलग से मिलेंगे, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके कार्य क्या है? विभाग को कानूनी सलाह देना, न्यायालय में विभाग का पक्ष तैयार करना, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट जितने होते हैं और कानूनी दस्तावेज जो होते हैं उनकी जांच पड़ताल करना, विभागीय मुकदमों की निगरानी करते रहना, जो विधिक मामले हैं इस पर यह सलाह भी दे सकता है, सजेशन भी दे सकता है। ठीक, नए कानूनों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, जो भी नए कानून बने हैं, नियम बने हैं, उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करना किसका कार्य है? लॉ ऑफिसर का कार्य है। और अगर आप लॉ ऑफिसर बनते हो तो आप इसके बाद सीनियर लॉ ऑफिसर बन जाते हो प्रमोट होकर के, फिर आप प्रमोट होते हो चीफ लॉ ऑफिसर बनते हो, फिर आप प्रमोट होते हो आप लीगल एडवाइजर बन जाते हो। ठीक, तो ये आपका प्रमोशन रहा। तो ये सारी पोस्ट हैं, मैंने आपको एक एक करके अच्छे से उनके कार, उनका बेसिक पे, उनका सब कुछ एलिजिबिलिटी सब कुछ बताया है। तो उम्मीद है आपको इसके बाद ना और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है भाई, सब केवल छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे जिसमें उनके व्यूज़ बढ़ जाएं। तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको जानकारी मिले, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता तो लगे कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें पोस्ट कौन कौन सी है। आपको बस यही एसडीएम, डीएसपी, यही 2-4 पता है कि डीएसपी बन जाओगे, नायब तहसीलदार बन जाओगे, बाकी चीज़ें नहीं पता थी ना। आप ईमानदारी से बताना कि आपको बाकी चीज़ें पता थी। कई पोस्ट होंगी जो आपने सुनी तक नहीं होगी, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब इन चीज़ों को आप अप्लाई करो, आपका जो माइंड सेट हो। और भाई 6 दिसंबर को याद रख के तैयारी करो, अच्छे से एकदम दम लगा के तैयारी करो, टाइम अच्छा है और कर ले जाओगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो अपने भाइयों से, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट भी करो, ठीक है। और मैं जो कोर्सेज चला रहा हूँ भाई प्लीज़ एनसीईआरटी कंप्लीट करो, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पीसीएस में बनते हैं, पीसीएस और अदर एग्जाम्स में भी बनते हैं। मैंने अभी पीवाईक्यू का एक वीडियो डाला हुआ है, उसको देखो, उसमें देखोगे पीवाईक्यू कच्चा 6 के एनसीईआरटी से 4-5 क्वेश्चन है पीसीएस में। तो एनसीईआरटी प्लीज़ कर जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आओ सारी क्लासेस लिया करो। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बाय बाय, टेक केयर।